हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। स्वागत है आप सभी का द कहानी सीरीज के इस लेक्चर में, जहां पर हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर को रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको एक स्नैप रिकैप दूंगा कि आखिरकार चैप्टर में क्या क्या है। यह वीडियो आपके लिए रिवीजन के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट आपके हार्डवर्क को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स लगाना पड़ेंगे, ठीक है, आपको आंसर्स लिख लिख के देखना पड़ेंगे। लेकिन रिवीजन की जब बात आती है तो आपको अगर एक स्टोरी चाहिए तो यू आर गोइंग टू गेट दैट स्टोरी इन दिस वीडियो। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली दो ही एस्पेक्ट पे चैप्टर है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स ग्लोबलाइजेशन को एनेबल करते हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, ये किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं, उन सारी चीजों के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमता है। और बेसिकली लास्ट के टॉपिक्स में आपको ये बताता है कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या रहा है, स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट रहा है, ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव कहां है, नेगेटिव कहां है, और गवर्नमेंट कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है ग्लोबलाइजेशन को और फेयर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कसा हुआ चैप्टर है, ये सारे ब्रॉड टॉपिक्स है जो आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं। बेसिकली स्टार्ट करते हैं तो जैसे अगर आप देखेंगे आज के समय में क्या है, ग्लोबलाइजेशन के चलते आज के समय में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वी आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, हम आपस में जुड़े हुए हैं। हम आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि आज हम इंडिया में बैठ के जर्मनी में जो कार्स बन रही है वो आप इंडियन रोड्स पे देख सकते हैं, ठीक है। आप इंडियन मार्केट में कह सकते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स, चाइनीज प्रोडक्ट से लगा के यूएस प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स आपको इंडियन मार्केट में मिल सकते हैं। तो इस तरह से स्थिति आज ये है कि आज एक इंटरकनेक्टेड आपस में हम कह सकते हैं कि एक मतलब बहुत ही जल्दी हमारे मार्केट्स ट्रांसफॉर्म हो गए, बहुत ही जल्दी आप जिस देखेंगे तो चीजें बदल गई हैं, और वो सब कुछ ग्लोबलाइजेशन के कारण, मतलब वर्ल्ड का आपस में जो इंटरकनेक्शन है उसके कारण, ठीक है। तो अब अगर हम एस्पेक्ट को समझे तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही बेसिक और मोस्ट विजिबल फिनोमिनन है। क्या कि पहले ऐसा होता था पास्ट टाइम में कि प्रोडक्शन जो रहता था वो क्या रहता था, प्रोडक्शन विद इन कंट्रीज में लिमिटेड रहता था। प्रोडक्शन जो रहता था वो क्या एक स्पेसिफिक एरिया तक सीमित रहता था। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट होता था वो रॉ मटेरियल का होता था, आइडियाज का होता था, और कह सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स का होता था। लेकिन प्रोडक्शन जो है उसी देश में वहीं के वहीं होता था, वहां से प्रोड्यूस करके फिर सामान ले जाया जाता था। लेकिन फिर क्या होता है, रीसेंट टाइम पीरियड में जैसे जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज कह लो, ये कंपनीज जब आने लगी ना, तो इन कंपनीज के आने से क्या हुआ, इन कंपनीज के आने से अब क्या होने लगा कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज जो हेडिंग दिया ना, तो मतलब कहीं पे एक सामान बन रहा है, कहीं पे दूसरा सामान बन रहा है, कहीं पे उसकी असेंबलिंग हो रही है, बिग कहीं चौथी देश में रहा है। तो ये सिस्टम आ रहा है। अब ये क्यों कर रही है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी उठापटक क्यों करती है? तो मल्टीनेशनल कंपनीज ये देखती है कि कहां उन्हें चीपेस्ट रॉ मटेरियल मिल रहा है, कहां उन्हें लेबर जो है लो कॉस्ट पर मिल जा रहे हैं, वही देखती है कि कहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह फेवरेबल है। और इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप क्या देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज कॉस्ट को कम करने के लिए अलग अलग देशों में क्या करती है, प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करती है। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज इज विजिबल थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बड़ा जो आप प्रोडक्शन देख रहे हैं ना, प्रोडक्शन क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन गया, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो गई है। कैसे? तो एग्जांपल बताया गया क्या कि गुड्स जो हैं, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको क्या दिख रहा है, वहां पे आपको सस्ता लेबर मिल जा रहा है, ठीक है। उसके आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आपको इंग्लिश स्पीकिंग यूथ मिल जाएगा जो कॉल सेंटर्स वगैरह संभाल सकता है, ठीक है। उन्हें लाया जाता है ट्रांसपोर्ट करके मैक्सिको में, जहां से क्या है आसानी से उसे यूरोपियन और यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है। तो ये प्रोडक्शन इस तरह से क्या हो रहा है, अक्रॉस कंट्रीज आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आया? अब ये जो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री देखने को मिलता है, तो ये इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज कैसे देखने को मिलता है, ठीक है, कैसे होता है? अब प्रोडक्शन में क्या देख रहे हैं, आपके गुड्स के पैर तो नहीं निकल के आए कि वो दौड़ के चले जाएंगे। तो यहां पे ये प्रोडक्शन जो है, ठीक है, ये आपस में कंट्रीज को इंटरलिंक कैसे करता है। तो यहां पे आपने एक चीज सीख ली है कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज आर दोज ह्यूज कॉर्पोरेशंस व्हिच ओन्स एंड कंट्रोल्स ऑपरेशंस और कह सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस इन मोर देन वन नेशन। ये एमएनसी जो है ना, ये इंटरलिंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे एमएनसीज इंटरलिंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको वो समझना होगा। तो एमएनसीज क्या कर रही है, देखिए, एमएनसी सबसे पहली चीज ये देखती है कहां सस्ता लेबर मिल रहा है, कहां गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल है, कहां पे रॉ मटेरियल मिल जाएगा, और उस हिसाब से वो अपना पैसा लगाती है और वो प्रोडक्शन प्रोसेस को अक्रॉस कंट्रीज कैरी आउट करके उन कंट्रीज को, उन मार्केट्स को इंटरलिंक करती है। तो एमएनसीज के क्या क्या तरीके हैं जिससे वो प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करती है? बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच एमएनसीज कैरी आउट देयर प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो एमएनसी सबसे पहला तरीका जो होता है वो इन्वेस्टमेंट लगाती है डायरेक्ट, ठीक है। मतलब एमएनसी क्या है, जैसे टेस्ला आएगा इंडिया में, मतलब टेस्ला कंपनी आएगी इंडिया में, क्या करेगी,
यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगी। और जब फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट इन द टर्म्स ऑफ लैंड, एसेट, बिल्डिंग, ये सारी चीजें जब फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मदद से क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट होता है। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, मल्टीनेशनल कंपनीज जॉइंटली प्रोड्यूस करती है यहाँ की लोकल कंपनीज के साथ में। अब क्या दोनों तरफ ही विन विन सिचुएशन है। मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, उन्हें मार्केट पता नहीं, उन्हें ये नहीं पता है कि किस तरह से कैसे प्रोड्यूस करना है, उनको ये नहीं पता डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहाँ की सोसाइटी कैसी है, तो यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर के साथ में क्या करती है, हाथ मिला लेती है, उन्हें एक पार्टनर मिल जाता है, ठीक है। अब यहां पे जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उन्हें भी दो फोल्ड एडवांटेजेस हैं। क्या कि लोकल प्रोड्यूसर्स को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मिल जाता है कि मल्टीनेशनल कंपनी आएगी हमारे साथ हाथ मिलाएगी, तो एक हाथ मिलाएगी, दूसरे हाथ में पैसा भी देगी, इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज क्या, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिससे शायद हो सकता है लोकल प्रोड्यूसर डिप्राइव्ड हो। तो दूसरा तरीका है वो जॉइंटली प्रोड्यूस करती है, इससे मल्टीनेशनल कंपनीज को भी फायदा है और लोकल प्रोड्यूसर्स को भी फायदा है, दोनों को फायदा है। तीसरा और मोस्ट कॉमन तरीका जो है ना, ये मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी होती है, इनकी कह सकते हैं इनका टर्नओवर, इनके पास इतना पैसा होता है, इनकी वर्थ इतनी होती है कि छोटे छोटे देशों की तो जीडीपी जितनी होती है उतनी कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के पास पैसा होता है। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है आपको कि तीसरा तरीका यह है कि विद द ह्यूज इमेंस वेल्थ these multinational companies are able to procure the existing producers, ठीक है। वो क्या कर देती है कि जो पहले से लोकल प्रोड्यूसर्स को पूरा का पूरा खरीद लेती है, लोकल प्रोड्यूसर्स को बाय अप कर लेती है, और लोकल प्रोड्यूसर्स को बाय अप करने के बाद में क्या है, वो अपना प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे पराग फूड्स जो है, तो पराग फूड्स को यूएस की कंपनी जो थी, इंडिया में पराग फूड्स थे, उसको क्या करा, यूएस की कारगिल लिमिटेड ने खरीद लिया था, ठीक है। चौथा तरीका जो आपको देखने को मिलता है जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करती है, तो वो चौथा तरीका है कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, लोकल प्रोड्यूसर्स को आउटसोर्स करती है कि तुम प्रोड्यूस करो और हमसे क्या ले लेना, मतलब हमसे पैसे ले लेना। वो क्वालिटी को कंट्रोल करती है और वो प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस करते हैं लोकल प्रोड्यूसर्स, तो उसको अपने ब्रांड नेम के अंडर में, जैसे एडिडास ने जूते इंडिया में बनवा लिए और छाप दिया एडिडास और बेच दिए यूएसए में और इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह से चौथा तरीका ये होता है कि इट आउटसोर्स द प्रोडक्शन टू दी लोकल प्रोड्यूसर्स, क्वालिटी वगैरह सारी चीज चेक करती है और कह सकते हैं कि पूरी गाइडलाइन देती है कि ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो दीज आर some of the ways through which multinational companies penetrates into the market, या फिर कह सकते हैं multinational companies carry out their production process। समझ में आया ये? अब आगे बढ़ते हैं अगर, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगेन अब वही वाली बात है कि मल्टीनेशनल कंपनी के पैर नहीं है कि वो जो क्या करेगी, जगह जगह जाएगी इस तरह से। मल्टीनेशनल कंपनीज ये इंटरलिंकिंग को ऑन ग्राउंड पॉसिबल कैसे बनाती है, तो फॉरेन ट्रेड की मदद से इंटीग्रेशन होता है मार्केट को। अभी तक जो पढ़ा उसको अगर जोड़ोगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा क्या कि आजकल प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज हो रहा है, जिसने क्या कर दिया, ग्लोबलाइज वर्ल्ड को ग्लोबलाइज बना दिया है, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो गया, उस कॉम्प्लेक्सिटी को पॉसिबल कर पा रहा है एमएनसीज। अब एमएनसीज जो होती है, तो इसमें आपको अगली चीज ध्यान रखना होगा कि इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज में एमएनसीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अलग अलग तरीकों से। अब वो जो अलग अलग तरीकों से इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन को पॉसिबल बना पाती है एमएनसीज, लेकिन यहां पे आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि वो प्रोडक्शन ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होता कैसे, प्रोडक्शन प्रोसेस से कंट्रीज इंटरलिंक होती कैसे, तो वो फॉरेन ट्रेड से, कि यहां सामान बना है कुछ, इसे क्या कर दिया, दूसरे देश में बेच दिया, दूसरे देश से तीसरे देश में बेच दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड मार्केट्स को आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे फॉरेन ट्रेड क्या होता है समझो, फॉरेन ट्रेड मतलब सिंपल सी चीज है कि जो भी गुड्स कहीं बने हैं उसको दूसरी जगह तक पहुंचाना पड़ेगा, और जब क्या है गुड्स को अलग अलग कंट्रीज के बीच में इस तरह से ट्रेड किया जाता है, वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। फॉरेन ट्रेड के एडवांटेज क्या देखो, तो फॉरेन ट्रेड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसे अपने मार्केट से बाहर गुड्स पहुंचाने का मौका मिल जाता है, और जो वहां का डोमेस्टिक कंज्यूमर है उस कंज्यूमर को बाहर के देशों का प्रोडक्ट अपने देश में मिल जाता है जब फॉरेन ट्रेड होता है। तो फॉरेन ट्रेड से क्या है, प्रोडक्ट्स आर नॉट लिमिटेड टू द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, वो एक्सपैंड होते हैं, तो प्रोड्यूसर को भी मौका मिलता है कि वो दूसरे देशों तक अपना सामान पहुंचा पाए, कंज्यूमर को भी मौका मिलता है कि वो दूसरे देशों का सामान, दूसरे देशों की क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने देश में ला पाए, ठीक है। इस तरह से फॉरेन ट्रेड होता है। एग्जांपल यहाँ पे चाइनीज टॉयज वाला दिया है कि चाइनीज टॉयज जैसे है, तो क्या उन्होंने देखा चाइनीज टॉय मैन्युफैक्चरर्स ने कि इंडियन मार्केट है, उन्होंने अपने यहाँ पे डंप करना स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट्स को, चाइनीज टॉयज को। तो चाइनीज टॉयज जैसे जैसे आते गए तो इंडियंस को क्या है कह सकते हैं चाइनीज टॉयज इंडियन मार्केट में जब आए जो कि सस्ते थे, तो उसके चलते इंडियंस ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, चाइनीज टॉयज को खरीदना स्टार्ट कर दिया। लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम क्या देखने को मिलता है कि वो चाइनीज टॉयज टुक ओवर कर लेते हैं इंडियन टॉय इंडस्ट्री पे और इंडियन प्रोड्यूसर्स को मार्केट से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा, ये पूरा बेसिक आपने देखा कि किस तरह से फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड को बेसिकली कैरी आउट कौन करवा रहा है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वही क्या कर रही है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज पॉसिबल कर पा रही है, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड से मार्केट्स इस तरह से क्या हो रहे हैं, इंटरलिंक हो जाते हैं। समझ में आया फॉरेन ट्रेड क्या है, क्या एडवांटेज है, कैसे मार्केट इंटरलिंक होते हैं।
अब अगर हम देखें ये सारी चीजें मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन ट्रेड, ये सब मिलके क्या कर पाते हैं, ये सब मिलके एक तरह से आप देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल करवा पाते हैं। तो विद द राइज इन मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेन ट्रेड में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड में इंक्रीज हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है, और इससे क्या देखने को मिल रहा है, आज आपको देखने को मिल रहा है क्या कि वी आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड, ठीक है, विद ईच अदर। तो प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, द इंटरलिंकिंग एंड इंटरकनेक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज ही इंटरलिंक और इंटरकनेक्ट नहीं होते। ग्लोबलाइजेशन में जैसे अगर आप देखोगे तो मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ जॉब, ये भी ग्लोबलाइजेशन है। मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो भी ग्लोबलाइजेशन है। मूवमेंट ऑफ पीपल हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, गुड्स का मूवमेंट, उसी के साथ साथ आइडियाज का मूवमेंट भी होता है, ठीक है, आइडियाज का मूवमेंट भी ग्लोबलाइजेशन को दर्शाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, जो चैप्टर है हमारा, तो प्रोडक्शन मतलब ग्लोबलाइजेशन में इंटरकनेक्शन एंड इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस इकोनॉमीज अक्रॉस ग्लोब इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने की बारी आती है तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ये ग्लोबलाइजेशन समझ लिया, बेसिकली इंटरकनेक्शन और इंटरलिंकिंग क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि ग्लोबलाइजेशन को कौन एनेबल करवा रहा है, तो आप अभी जितना पढ़ा है उस बेसिस पे आप बोल सकते हैं सर एमएनसी हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, इसके चलते ग्लोबलाइजेशन ज्यादा बढ़ चढ़ के निकल के आ रहा है सामने। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप जिस देखोगे ना, तो ये तो क्या हो गया, ये तो आप देख सकते हैं फैसिलिटेटर हो गया, ये ग्लोबलाइजेशन के एजेंट हो गए। लेकिन इसी के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन को और स्मूथ बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स है, कुछ कह सकते हैं चेंजेस आए, ठीक है, कुछ इनोवेशंस आए। वो क्या फैक्टर्स हैं, तो वहां पे दो फैक्टर्स बताए, एक लिबरलाइजेशन और दूसरा बताया गया टेक्नोलॉजी। तो फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे क्या है कि जब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, तो उसके चलते क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जब बढ़ा तो उसके चलते आपको देखने को मिलता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स और फास्ट हो गया। फास्ट होना मतलब क्या है कि इंटरकनेक्शन, इंटरलिंकिंग और फास्ट हो गई, मतलब ग्लोबलाइजेशन को क्या कर दिया, इस फैक्टर ने एनेबल किया है। एग्जांपल में कंटेनर्स का एग्जांपल दे सकते हो कि कंटेनर से क्या है, आप मतलब गुड्स का डैमेज होना कंट्रोल कर सकते हो। कंटेनर्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा ना हिंदी सिनेमा में क्या है, पुरानी पिक्चरों में उस तरह से विलन वगैरह वो कंटेनर वाले एरिया में ही छुपे रहते थे, तो वहां पे वो कंटेनर्स की मदद से क्या है, पोर्ट हैंडलिंग वगैरह आसान हो गई, तो जिससे क्या है फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड हुआ है। अब दूसरी चीज आप देखोगे तो आईटी सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, इसका जब डेवलपमेंट हुआ तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपको देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज बहुत बेहतरीन तरह से और पॉसिबल हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन को आप मूव करवा पा रहे हो। आज हर तरह का प्रोडक्शन यूनिट कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, जिससे इंफॉर्मेशन का मूवमेंट आसान होता है। और ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं आता है, इंफॉर्मेशन, कैपिटल, पीपल, आइडिया, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे वो मैगजीन पब्लिशर का दिया गया कि लंदन में मैगजीन बनना है, लेकिन उसका प्रिंटिंग वगैरह सब इंडिया में होती है, कंटेंट पहुंचा दिया जाता है कहां से, ऑनलाइन, ठीक है, और वैसे ही पेमेंट भी यहां से ऑनलाइन हो जाती है सब। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी ने किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया है। फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, एक टेक्नोलॉजी हो गया। दूसरा है लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन अपने आप में कॉन्सेप्ट इसे समझो। सबसे पहले क्या होता है ना कि इनिशियली आप जैसे देखेंगे कि जो मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है, इसको जब रोका जाता है तो उसके ऊपर इसे रोका कैसे जाता है, ट्रेड बैरियर्स की मदद से। मतलब टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, आपके देश के अंदर कुछ आ रहा है तो अगर आप टैक्स लगा दोगे उस पर कि नहीं, अंदर नहीं आओगे। अगर आप 10 रुपए के सामान हो तो आपके ऊपर टैक्स लगा के आपको 10 रुपए का और टैक्स लगा के 20 रुपए का कर दिया, ठीक है। तो जब क्या हो रहा है, इस तरह का आप क्या करते हैं, टैक्स ऑन इंपोर्ट लगाते हैं, उन्हें ट्रेड बैरियर्स कहा जाता है। ये ट्रेड बैरियर्स एक तरह का रिस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, जिसके चलते मूवमेंट ऑफ गुड्स में हिंड्रेंस क्रिएट की जा सके। क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे अगर आप इंडिया के केस में देखोगे तो क्या है कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, अब हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर तो अभी छोटा है, इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में वो इतने कैपेबल नहीं है कि बाहर की कंपनीज के साथ डायरेक्ट कंपीट कर सके। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करती थी इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में, ठीक है। और इसीलिए हम क्या देखेंगे, इनिशियल लेवल पे हमने क्या सिर्फ एसेंशियल आइटम्स को ही हमारी कंट्री में बाहर से अंदर आने दिया, ठीक है, मशीनरी वगैरह इन सारी चीजों को। बाकी जो लोकल डिमांड थी उसको लोकल प्रोड्यूसर्स ही फुलफिल कर रहे थे। लेकिन क्या होता है, लेकिन जब 1991 का टाइम पीरियड आता है, जब क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हमारे ऊपर प्रेशर बनाने लगती है और हमारी गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि अब हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स मजबूत हो गए हैं, ठीक है, ये पावरफुल है, अब हमें क्या कर देना चाहिए, ट्रेड बैरियर्स को हटा देना चाहिए। तब हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स ने क्या करना स्टार्ट किया, तब हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स ने मतलब आप देखोगे गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया और अब हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स कंपीट करेंगे किसके साथ, जो बाहर से गुड्स आ रहे हैं, क्योंकि अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ही ट्रेड बैरियर होता है ना। तो रिमूवल ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, इज नोन एज लिबरलाइजेशन।
ध्यान रखना, जब आप लिबरलाइज करोगे इकोनॉमी को, जब ट्रेड बैरियर्स को, रिस्ट्रिक्शंस को हटाओगे, तो उससे क्या होगा? जब ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को हटाओगे तो उससे इकोनॉमीज आपस में इंटरकनेक्ट होगी, और इकोनॉमीज का आपस में इंटरकनेक्ट होना क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है। तो फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ लिबरलाइजेशन। चीजें ध्यान रखना है, ट्रेड बैरियर क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ट्रेड बैरियर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या दे दिया? फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। यहां पे अब क्या है? यहां पे अब ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है, लिबरलाइजेशन प्रोसेस जो है, लिबरलाइजेशन मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करवाने में बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है। तो वैसे ही एक इंस्टीट्यूशन का यहां पे आपको आइडिया दिया गया है, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जो जिसकी आइडियोलॉजी क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इस ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है, कि जो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है, उसके ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करवाना क्या है? ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बनाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इंश्योर करती है कि डेवलपिंग कंट्रीज क्या करें, वो ऐसे लॉज बनाते हैं कि ट्रेड बैरियर्स को हटाए, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो। ठीक है, और ये डेवलप्ड कंट्रीज के कह सकते हैं इनिशिएटिव पर स्टार्ट की गई थी। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अनफेयर तरीके से इस्तेमाल किया है। कैसे? कि उन्होंने अपने ट्रेड बैरियर्स नहीं हटाए, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज से ट्रेड बैरियर हटवा दिए हैं, ताकि क्या हो सके कि डेवलप्ड कंट्री अपने प्रोडक्ट्स को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर डंप कर सके, बेच सके, और अपने यहां की लोकल कंपनीज को फायदा दे सके। कौन? डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसे ही एक आर्ग्यूमेंट कहां पे है? ऐसे ही एक आर्ग्यूमेंट आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे, डिबेट्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या होता है? जैसे डेवलप्ड कंट्री यूएसए हो गया, तो यूएसए में क्योंकि फार्मर्स कम है, ठीक है, परसेंटेज फार्मर का कम है, उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी एग्रीकल्चर सेक्टर का कम है, इस कारण से वो क्या अपने फार्मर्स को बहुत सब्सिडी दे सकते हैं। और जब यूएस का फार्मर इंटरनेशनल मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचता है तो वो बहुत सस्ता बिक सकता है, क्योंकि उसे बहुत सब्सिडी मिली है। लेकिन इंडियन फार्मर और डेवलपिंग कंट्रीज के फार्मर वो नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, और हमारी कंट्री सबको, मतलब हमारी कंट्री की गवर्नमेंट हर फार्मर को उतनी सब्सिडी नहीं दे सकती है जितनी यूएस की कह सकते हैं गवर्नमेंट वहां के फार्मर्स को दे रही है। इसके चलते क्या देखने को मिलता है? इंटरनेशनल मार्केट में जो डेवलपिंग कंट्रीज का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो पिट जाता है, वो सेल नहीं हो पाता है। और इसी कारण से क्या है कि सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो एक साथ आती है और WTO से ये बात करती है कि इज दिस ग्लोबलाइजेशन फेयर? ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? अनफेयर तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज को एडवांटेज पहुंचा रहे हो। अनफेयर तरीके से इनडायरेक्टली डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने ट्रेड बैरियर्स को क्या करके रखा है? ट्रेड बैरियर्स को रिटेन करके रखा है, और डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमी को ओपन अप करवा के वहां पे डोमिनेट करने लगी है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट आते हैं किस चीज पे? अब आपने ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स क्या क्या थे, आपने एजेंट्स देख लिए कि ग्लोबलाइजेशन में मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन ट्रेड, इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ मार्केट, ये सारी चीजें क्या थी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन तक का एस्पेक्ट समझ में आ गया। और ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करने वाला, लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देने वाला ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसका ब्लैक साइड क्या है वो भी आपने देख लिया। ठीक है, अब बारी आती है इंपैक्ट की, कि ग्लोबलाइजेशन सही है या गलत है। तो देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव की अगर बात करें तो कंज्यूमर्स को ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो उसके चलते आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सारे कंज्यूमर जो है वो बेस्ट ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट पा सकते हैं, ठीक है, एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो हर प्रोड्यूसर चाहेगा कि वो बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, और उस बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट को वो बहुत कम दाम में दे, ताकि उसका प्रोडक्ट बिके। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ये इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है। ठीक है, पॉजिटिव है किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। वैसे अगर प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या है? ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट जो है तो नॉट सो पॉजिटिव रहा है, या फिर मिक्स्ड रहा है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, जैसे लोकल प्रोड्यूसर जो है, तो लोकल प्रोड्यूसर्स को क्या है? मौका मिला, क्योंकि क्या हो रहा है कि लोकल प्रोड्यूसर को जैसे आप देखेंगे तो मार्केट इंडिया में ह्यूज मार्केट है। तो जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, इनकी डिमांड बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन के चलते। ठीक है, इंडियन प्रोड्यूसर्स ने बाहर पहुंचाना स्टार्ट किया, बाहर से यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आना स्टार्ट हो गए। बहुत सारी इंडियन कंपनीज क्या है? वो ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, वो मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। जैसे रेनबैक्सी हो गया, एशियन पेंट हो गया, ठीक है, सुंदरम फास्टनर्स हो गया। तो सब अलग अलग डोमेन में, कोई मेडिसिन बना रहा है, कोई ठीक है, कोई नट्स एंड बोल्ट्स बना रहा है, कोई पेंट बना रहा है। हर कंपनी, जैसे इन्फोसिस देखोगे आप आईटी सेक्टर में, तो बहुत सारी इंडिया की ऐसी कंपनी है जो क्या है? ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या बन गई है? एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है, दूसरे देशों के मार्केट तक पहुंच गई है। तो ये उसका एडवांटेज है। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन के आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? पॉजिटिव एडवांटेज भी देखने को मिल रहे हैं प्रोड्यूसर के ऊपर। साथ ही साथ जैसे देखोगे तो नए सेक्टर सच एज आईटी सेक्टर वगैरह जो है, तो ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या है? इंडिया का आईटी सेक्टर वर्ल्ड वाइड क्या है? जायंट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज लाके देता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं पे देखेंगे इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है तो वो नेगेटिव भी रहा है।
नेगेटिव कैसा रहा? तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, वुड दे कंपीट और पेरिश, वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है वो कंपीट कर पाएंगे या फिर पेरिश हो जाएंगे, या फिर खराब, मतलब एक तरह से मार्केट से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहां पे एग्जांपल दिया गया है किसका? रवि का, ठीक है। तो रवि जैसे आपको बताया कैपेसिटर का प्रोड्यूसर था, लेकिन अब क्या होता है, वो एग्जांपल को रिकॉल करो कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगती है तो क्या होता है कि वो अपने कैपेसिटर खुद बनाने लगी, ठीक है। जो कह सकते हैं कि मार्केट है, मार्केट में टफ कंपटीशन आ गया, तो उसकी धीरे धीरे क्या उसकी सेल्स वगैरह कम होने लगी। तो यहां पे एक नेगेटिव इंपैक्ट देखोगे कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं ना, दे वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू कंपीट विद दी कह सकते हैं कंपटीशन ड्यू टू दी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वो उस पोजीशन में नहीं रहेंगे। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट अगर जिसे आप देखोगे ना, तो क्या है, वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर्स के ऊपर भी आपको ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे वहां पे स्टोरी दी गई है किसकी? सुशीला की स्टोरी दी गई है कि वर्कर्स जो है तो वो अनसर्टेनिटी फेस करते हैं, कंपटीशन बढ़ता है ग्लोबलाइजेशन के चलते, हर कंपनी अपना कॉस्ट कट करने की कोशिश करती है, कम से कम दामों में चीजों को सप्लाई करने की कोशिश करती है। तो अल्टीमेटली वर्कर्स जो होते हैं, तो वर्कर्स को भी क्या किया जाता है, वर्कर्स को भी जैसे अगर आप देखोगे कम सैलरी दी जाती है, उनको फ्लेक्सिबली हायर किया जाता है ताकि क्या हो, वर्किंग आवर्स लॉन्ग रखे जाते हैं, बस मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है वर्कर्स से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना रहेगा कि ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे और वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। अब जब ग्लोबलाइजेशन की समस्याएं हैं आपने देखा, तो ग्लोबलाइजेशन को और फेयर कैसे बनाया जा सकता है? द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहली चीज, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो फेयर ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं कि गोरे कलर का, फेयर ग्लोबलाइजेशन मतलब सिंपल सी चीज ये है कि जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, फ्रूट जो है वो हर एक इंसान एंजॉय कर पाए, ना कि सिर्फ डेवलप्ड या फिर कह सकते हैं अपर सेक्शन जो सोसाइटी का वो एंजॉय करे, ठीक है। तो यहां पे ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने में गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। मैंने ग्लोबलाइजेशन का स्लाइडर नहीं लगाया था, तो यहां पे गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। गवर्नमेंट कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लेबर लॉज को स्ट्रिक्ट कर सकती है कि ताकि लेबर्स के लिए रिस्पेक्ट की मतलब लेबर्स को यूं ही हटाया ना जा सके उनकी जगह से, ठीक है। उनके एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर सकती है, जो हमने नेगेटिव इंपैक्ट देखा ग्लोबलाइजेशन का। दूसरी चीज क्या कर सकती है गवर्नमेंट? ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करके लोकल और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बचा सकती है। तीसरी चीज गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे आप देखा ना, लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल कर सकती है। चौथी चीज गवर्नमेंट ये कर सकती है कि गवर्नमेंट क्या करे, डब्ल्यूटीओ के साथ नेगोशिएट करे, सारी डेवलपिंग कंट्रीज एक साथ आके डब्ल्यूटीओ के ऊपर प्रेशर बनाए कि वो फेयर रूल्स को इंश्योर कर सके, ठीक है। साथ ही साथ एक और पॉइंट जो आएगा, वो ये आएगा कि पब्लिक प्रोटेस्ट जो है, ठीक है, पब्लिक प्रोटेस्ट सच एज क्या है, एजिटेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद में स्ट्राइक्स वगैरह हो गई, ये भी क्या कर सकती है, डेवलपिंग कंट्रीज सारी एक साथ आके पब्लिक प्रोटेस्ट के माध्यम से डेवलप्ड कंट्रीज जो है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना या फिर कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की डोमिनेशन को कह सकती है क्वेश्चन कर सकती है। तो ये स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन का पार्ट में जाएगा। लेबर लॉ से एक चीज ध्यान है, जो और ध्यान रखना है आपको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, किस चीज के लिए? क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, फॉरेन कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज, उन्हें अट्रैक्ट करेंगे तभी क्या होगा, कंट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगी। तो इसीलिए क्या स्पेशली डिमार्केटेड एरियाज गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, जहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, जहां पे टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं कि हाँ अगर इस एरिया में, जैसे हमने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, वहां पे आके आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी से बोलते हो, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वहां लेबर लॉस इजी होंगे, वहां वर्ल्ड क्लास क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज वगैरह होगी, ताकि अट्रैक्ट हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये पूरी कहानी थी इस चैप्टर की, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जो यहां पर होती है समाप्त। आई होप आपका चैप्टर पूरी तरह से नजरों के सामने दौड़ गया इस छोटे से टाइम पीरियड में। तो दिस वाज द वंडरफुल चैप्टर। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जिससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको दिए हैं, सारा सब कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। और अनअकैडमी ऐप पर जो प्लस क्लासेस होती है, तो ये सबसे सुनहरा मौका है और मैं चाहूंगा कि आप सभी से समझे एक बार। 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर मात्र 299 में मिल रहा है, ठीक है। ये 299 भी और कम हो जाएगा अगर आप DIGRAJ दिगराज इस कोड का इस्तेमाल करोगे, तो इस पे भी 10% ऑफ मिल जाएगा। ये ऑफर लेकिन लिमिटेड है, 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये ऑफर लिमिटेड है। इस ऑफर की मदद से आप क्या कर सकते हो, क्लास 8 से लगा के 12th IIT नीट, ये सारे सब्सक्रिप्शंस प्लस सब्सक्रिप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो और ये देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि क्या अनअकैडमी प्लस पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस, ठीक है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, प्लीज थिंक अबाउट इट। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें बेहतरीन तरह से समझ में आई है। सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, चैप्टर रिवाइज हो गया है, अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। Signing off with this, together we will keep studying, keep learning, keep revising. Thank you very much.